बीबीसी दुनिया में आज देखिए, श्रीलंका में भूख से बेहाल होते बच्चे। श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट, बच्चों पर पड़ रही है सबसे ज्यादा मार। एक तरफ कुपोषण और दूसरी तरफ छूट रही है पढ़ाई। दिखाएंगे खास रिपोर्ट। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल भुयन। श्रीलंका के मौजूदा सूरत हाल की करेंगे कवर स्टोरी में बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे पर भारत के अलग अलग उच्च अदालतों में लंबित याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर मार्च में करेगा सुनवाई। चीन में अधिकारियों ने दी चेतावनी, लूनर न्यू ईयर के दौरान कोविड संक्रमण की जबरदस्त लहर की वजह से बढ़ेगी चुनौतियां। इस दौरान चीन में लोग करते हैं बड़े पैमाने पर यात्राएं। इसी समय संक्रमण चरम पर होने की भी चेतावनी। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से अस्थायी संघर्ष विराम के ऐलान के बावजूद पूर्वी यूक्रेन में तेज हुई लड़ाई। रूसी पेशकश को यूक्रेन ने किया खारिज। बखमूत में फ्रंटलाइन के पास दोनों तरफ से गोलीबारी की आवाजें। तेहरान के पास एक जेल में 15 महिला कैदी भूख हड़ताल पर। जेल में खराब हालात और बदतर चिकित्सा सुविधा की कमी के खिलाफ है प्रदर्शन। एक अनुमान के मुताबिक ईरान में 1400 प्रदर्शनकारियों को लिया गया है हिरासत में। मिले यूक्रेन के उन बैले डांसर से जिनके जज्बे को नहीं हरा पाई जंग। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। साल बदला पर नहीं बदले हालात। कुछ ऐसा ही कहना है श्रीलंका के उन लोगों का जिन्हें नए साल में हालात बेहतर होने की उम्मीद थी। बेहिसाब महंगाई और आर्थिक बदहाली के विरोध में पिछले साल सड़कों पर उतरे श्रीलंका के लोगों ने 6 महीने पहले सत्ता तो बदल दी, लेकिन सत्ता में बदलाव के बाद जमीनी हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। लगभग 6 महीने पहले श्रीलंका का वो मंजर शायद आपको याद होगा, जब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को जनता के जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भागना पड़ा था और फिर इस्तीफा भी देना पड़ा था। तब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बदहाली से जूझता श्रीलंका अब 6 महीने बाद भी लड़खड़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम की सबसे ज्यादा मार देश के बच्चों पर पड़ी है। श्रीलंका में 60 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण की कगार पर पहुंच गए हैं और खर्चों में कटौती के लिए कई परिवारों को अपने बच्चों की पढ़ाई रोकनी पड़ रही है और ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके लिए बच्चों को स्कूल भेजना असंभव होता जा रहा है। देखिए कोलंबो से बीबीसी संवाददाता इशारा दनासेकरा की रिपोर्ट। कोलंबो में सूरज निकलने से पहले ही बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगते हैं। मालकी का रूटीन हमेशा एक सा रहा था, लेकिन आज थोड़ा बदलाव है। वो आज 2 महीने बाद स्कूल जा रही हैं। खाने, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि शिक्षा तक सबकी पहुंच आसान नहीं रह गई। प्रियंथिका के लिए ये फैसला लेना मुश्किल है कि आज कौन सा बच्चा स्कूल जाएगा। मालकी की छोटी बहन उदास लेटी हुई हैं क्योंकि आज उनके स्कूल जाने का दिन नहीं है। बच्चे पहले रोज स्कूल जाते थे, अब उन्हें भेजने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं है। हर 5 में से 2 परिवारों को अपनी कमाई का 75% से ज़्यादा हिस्सा खाने पर खर्च करना पड़ रहा है और कुर्बानियाँ भी देनी पड़ रही हैं। मालकी को स्कूल जाने के लिए अब ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन वो स्कूल लौटकर खुश हैं। श्रीलंका में पढ़ाई मुफ्त है, लेकिन बच्चों को स्कूल में खाना नहीं दिया जाता। सहायता एजेंसियां कुछ स्कूलों में खाना पहुंचा रही हैं, लेकिन टीचर्स का कहना है कि ये काफ़ी नहीं। हाल ही में हमने देखा कि कुछ छात्र मॉर्निंग असेंबली के दौरान बेहोश हो गए। समस्या समझ आने के बाद हमने अपना खुद का फूड प्रोग्राम शुरू किया। हमारे टीचर एक्स्ट्रा खाने का डब्बा लाने लगे। हम उन्हें इकट्ठा करके उन बच्चों को देने लगे जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत थी।
क्लासरूम्स में भले ही शांति हो, लेकिन इस तरह की एजुकेशन चैरिटीज बच्चों से भरी हुई हैं। श्रीलंका के आर्थिक संकट ने हर तबके पर असर डाला है। बच्चे भी इससे अछूते नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह की चैरिटीज उन्हें स्कूल जाते रहने में मदद कर रही हैं। यहाँ उन्हें नाश्ता, दोपहर का खाना, किताबें और इलाज मिल जाता है, लेकिन ये भी सबकी मदद नहीं कर सकते। वो हमें खाना देते हैं, घर जाने के लिए बसें देते हैं, सब कुछ देते हैं, इसलिए हम अब पढ़ सकते हैं। मालकी अपने परिवार को बता रही हैं कि दोस्तों से मिलकर उन्हें कितना अच्छा लगा, लेकिन वो नहीं जानती कि वो वापस कब जाएंगी। अब वो ऐसी पीढ़ी का हिस्सा हैं जो संकट का बोझ झेल रही है और पीछे छूट जाने के खतरे में है। लेकिन श्रीलंका में ऐसी नौबत आखिर क्यों आई? श्रीलंका की सरकार इसके लिए कोविड महामारी को जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि कोविड की वजह से श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि श्रीलंका की ऐसी हालात जो हुए हैं वो तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से हुए हैं। टैक्स में कटौती और खराब कृषि नीति की वजह से सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ा और श्रीलंका को अपने कर्ज को चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर होना पड़ा। इसका सीधा असर विदेशों से ईंधन, दवाओं और दूसरी जरूरी चीजों के आयात पर पड़ा और हालात ऐसे बने कि साल 2022 की शुरुआत में कीमतें आसमान छूने लगी और जरूरी चीजों की वहां पर भारी किल्लत हो गई। और पिछले साल मार्च आते आते श्रीलंका में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और राजधानी कोलंबो में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया और जल्द ही पूरा जो देश है वो विरोध प्रदर्शनों की आग में सुलगने लगा। और अप्रैल महीने की 1 तारीख को तत्कालीन राष्ट्रपति राजपक्षे ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, लेकिन इस कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया। और उसके बाद जो तस्वीरें आई जब हजारों प्रदर्शनकारी वो राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उतर आए और प्रेसिडेंशियल पैलेस में दाखिल हो गए। उनकी एक ही मांग थी कि वो चाहते थे कि गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ दे और तब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के शाही महल में घुस गए और तस्वीरें सबके सामने थीं। और तब वहां प्रदर्शनकारियों ने बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यनाथन के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। यहाँ मौजूद कई लोगों को ये देखने समझने की जरूरत है कि उनके नेताओं की जिंदगी कितनी आलीशान है। ये महल ही देखिए कितना शानदार है, लेकिन लोग यहाँ परेशान हो चुके हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है। तो ये है हमारा वो चुराया हुआ धन जो हमें वापस मिल गया है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में एयर कंडीशनर चल रहा है, जबकि हम लोगों के घरों में बिजली तक नहीं है। लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने पूरे सम्मान के साथ कई बार ये बात कही, लेकिन फिर लोगों को लगने लगा कि जब तक हम खुद उन्हें कुर्सी से नहीं उतार देते तब तक वो सत्ता से नहीं हटने वाले। और नए साल में हालात कैसे हैं, बता रहे हैं बीबीसी साउथ एशिया एडिटर अनमरासन इथराजन। सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। श्रीलंका के ऊपर 40 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज है। ये कर्ज कैसे चुकाना है, सरकार को इसका रास्ता तलाशना होगा। श्रीलंका ने इस सिलसिले में करीब 3 अरब डॉलर्स के लोन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक औपचारिक समझौता भी किया है ताकि वो इस राशि से अपनी इकोनॉमी में जान डाल सके। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लोन के साथ भी शर्तें जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक शर्त यह है कि श्रीलंका को चीन, भारत और जापान जैसे देशों से कर्ज से जुड़े समझौतों को इस तरह आकार देना होगा कि वो श्रीलंका के लिए कुछ धन जारी कर सकें। श्रीलंका इन देशों और अन्य कर्जदाताओं से बात कर भी रहा है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को पूरा कर सके। लेकिन श्रीलंका की चुनौतियां इससे कम नहीं हो जाती, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला चीन कर्ज के ढांचे में किसी तरह का बदलाव नहीं करना चाहता। फिर भी श्रीलंका को लगता है कि हालात जिस तरह के हैं उसमें वो चीन को राजी कर लेगा। भारत भी समझ रहा है कि चीन श्रीलंका में अपने पैर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में इन्हीं दो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा है। भारत ने भी श्रीलंका को काफी रकम दी है, इसीलिए भारत भी चीन के रवैये पर पैनी नजर रख रहा है, क्योंकि इससे भारत के सामरिक हितों पर भी असर पड़ सकता है।
और ब्रेक के बाद कहां दलित समुदाय के लोगों के पीने के पानी में डाला गया मल। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। अब देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में आपके साथ पायल भुयन। यूक्रेन से मिल रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस की ओर से किया गया एक तरफा संघर्ष विराम टूट गया है। बखमुत शहर की फ्रंट लाइन के पास दोनों तरफ से गोलीबारी की आवाज़ सुनी गई है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर 36 घंटे के संघर्ष विराम का ऐलान किया था। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस रूस यूक्रेन दोनों ही देशों में मनाया जाता है, लेकिन यूक्रेन इस संघर्ष विराम को पहले ही ये कहकर खारिज कर चुका है कि रूस इसकी आड़ में अपने सैनिकों तक रसद पहुंचा सकता है। खबर अब भारत से। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इस दौरान सरकार ने कई कुप्रथाओं को कानून के जरिए खत्म करने की कोशिश की। दलित समुदाय से भेदभाव एक ऐसी कुप्रथा है, इसे खत्म करने के लिए सरकार और समाज दोनों ने प्रयास किए, लेकिन भारत में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां इस समुदाय के साथ भेदभाव और प्रताड़ित करने की खबरें आती रहती हैं। ताज़ा मामला तमिलनाडु का है, देखिए बीबीसी संवाददाता प्रमिला कृष्णन की रिपोर्ट। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के इरियूर गांव में पानी पीकर कई बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें डायरिया और बुखार हो गया। आरोप है कि पानी की टंकी में कुछ लोगों ने मानव मल मिला दिया था। मामला सामने आने के बाद डीएम जब वहां जांच करने पहुंची तो पता चला कि यहां दलितों के खाने पीने के लिए अलग अलग बर्तन रखे जा रहे थे। उन्हें वहां मंदिर में प्रवेश की इजाजत भी नहीं थी। मुझे ये जानकर बहुत धक्का लगा कि जो पानी मैंने अपने बच्चों को दिया उसमें मल मिला था। अभी भी हम इसे समझ नहीं पा रहे। कई बच्चे अभी भी बीमार हैं। हालांकि अब टंकी को साफ कर दिया गया है, लेकिन हमें अभी भी उसके पानी को लेकर डर रहता है। लोग काफी डरे हुए हैं। अधिकारी और नेता गांव पहुंचे हैं और लोगों से बात की है, पर अब तक इस घटना में शामिल लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। इसलिए लोगों को डर है कि कहीं दोबारा ऐसा कुछ न हो जाए। यहाँ की चाय की एक दुकान चलाने वाले पति पत्नी को दलित समुदाय के लोगों के लिए अलग कप रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक महिला जो चिल्ला रही थी कि दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देना चाहिए, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। डीएम के आदेश पर दलित समुदाय के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। गांव का मंदिर सबके लिए है, लेकिन पिछली 3 पीढ़ियों से हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। हमारे पूर्वज इस भेदभाव को सहते आए, पर हम लोग पढ़ लिख चुके हैं। अब ऐसी चीजों को झेलने की जरूरत नहीं है। हमारे पास शिक्षा है, हमें समान अधिकार मिलने चाहिए। तनाव के बाद गांव में पुलिस को तैनात किया गया है। प्रभावशाली जाति से आने वाले लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्हें जिला प्रशासन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। उनका कहना है कि जैसा बताया जा रहा है, दलित समुदाय के साथ वैसा छुआछूत नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से तो यहाँ सभी जातियों के लोग सद्भावना से रह रहे हैं। शुरू में मामला टंकी में मल डालने का था। उन्होंने हमें इस बारे में बताया भी नहीं था। अधिकारी आए और जांच करके गए। अगले दिन डीएम आई और उन्हें मदद का भरोसा दिया। फिर डीएम ने उनसे और दिक्कतों के बारे में पूछा तो मंदिर में प्रवेश का मुद्दा सामने आया। मुझे लगता है कि उन्हें पहले टंकी में मल डालने के मामले को सुलझाना चाहिए था। गांव में बातचीत के जरिए दोनों पक्षों के बीच शांति बहाली के लिए जिला प्रशासन कोशिशें कर रहा है, पर टंकी में मल डालने वाले लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। जो हुआ है उसका दर्द आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगा। अगर इस दर्द को कम करना है तो इन लोगों से बात करके उचित कदम उठाने होंगे। राज्य सरकार बहुत चालाकी से मामले से निपट रही है। लगता नहीं है कि वे इस तरह की चीजों पर रोक लगाना चाहते हैं। चाय बेचने वाले की या दूसरे लोगों की गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं। हमें असली दोषियों की पहचान करनी होगी। इस पूरे मामले पर हमने एसपी वंदिता पांडे से बात करने की कोशिश की, पर बात नहीं हो सकी। आईजी श्रवण सुंदर का कहना है कि जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। वहीं डीएम कविता रामू ने जांच में किसी भी तरह की लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूक्रेन की वो बेली डांसर्स जिनके हुनर को नहीं रोक पाई जंग।
एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। यूक्रेन युद्ध के करीब 10 महीने पूरे हो चुके हैं और यूक्रेन के लाखों नागरिक अब तक अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं। ऐसे ही लोगों में 70 डांसर्स का एक बैले ग्रुप भी है जो जंग के दौरान अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ा था। वो अब नीदरलैंड्स के हेग में रहते हैं, लेकिन जंग का शोर भी इनके इरादों को कमजोर नहीं कर पाया। बीबीसी संवाददाता केट वैंडी की रिपोर्ट। स्टेज पर इनका शानदार डांस देखकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कलाकार हाल ही में जंग पीछे छोड़कर आए हैं। बीते साल जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो कईयों को लगा था कि ये उनके करियर का अंत है। स्वेतलाना उनमें से एक थी। मेरे पास काम नहीं था, मैं काम ढूंढ रही थी। फिर मुझे इस जगह का पता चला। उसके बाद मुझे अपने लिए बहुत अच्छा लगने लगा। पहले मैं बैले नहीं करना चाहती थी, मैं उदास थी और जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। यूक्रेन में जंग शुरू होने की तुरंत बाद स्वेतलाना देश छोड़ आईं। वे मानती हैं कि आज हर यूक्रेनी एक जंग लड़ रहा है और ये स्टेज उनके लिए जंग का मैदान है। मैं स्टेज को एंजॉय करते हुए डांस के जरिए लोगों में ऊर्जा भरने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ इसी तरीके से हम अपने देश की मदद कर रहे हैं। स्वेतलाना करीब 70 यूक्रेनी डांसर्स के उस ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्होंने यूनाइटेड यूक्रेनियन बैले के नाम से एक एनजीओ बनाया है ताकि जंग की वजह से खतरे में पड़ी उनकी संस्कृति को बचाया जा सके। जगह छोटी है पर मुझे यहाँ अच्छा लगता है। साथ ही डांसर वलेरिया इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि वो हेग में रह पा रही हैं और ट्रेनिंग कर पा रही हैं। जंग एक त्रासदी है, बस इसलिए नहीं कि लोग मर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि कई प्रतिभाशाली कलाकारों को कभी स्टेज पर मौका नहीं मिलेगा वो करने का जिसके लिए शायद वो पैदा हुए हैं। वलेरिया अभी स्वान लेक पर परफॉर्म करके लौटी हैं। इस बैले डांस को रूसी कंपोजर चेकोवस्की ने तैयार किया है। ग्रुप के कुछ डांसर्स ने इस पर परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था, लेकिन वलेरिया जैसे कुछ कलाकार इसे नए मतलब के साथ स्टेज पर लाए हैं। मैं डांस करके अपनी भावनाएं व्यक्त करती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है उस पर मैं अपने तरह से प्रतिक्रिया देती हूँ। ये मेरा प्रोटेस्ट डांस है। ये साफ दिखता है कि इन बैले कलाकारों के लिए ये महज डांस नहीं है बल्कि प्रतिरोध का एक तरीका है। कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @पायल भुयन पर।